ओके, सो वी आर डन विथ हाइड्रोस्टैटिक्स। हमने उसके ऑलमोस्ट सारे केसेस देख लिए हैं। और रोटेशन ऑफ फ्लूइड वाला जो केस है वो भी बहुत ही सिंपल सा केस है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। रोटेशन ऑफ कंटेनर, तो इसमें जनरली क्या होता है, ये मैंने एक बार बीच में थोड़ा सा बताया था, मैं अभी उसको करके दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने एक कोई कंटेनर लिया इस टाइप का, ये ऐसा कुछ एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर को अगर गोल 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 घुमा दिया जाए अबाउट अ सर्टेन एक्सिस, लेट अस से दिस इज द एक्सिस, तो इसके अबाउट जब आप इसको गोल गोल घुमाते हो तो आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जो लिक्विड होता है उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। देखा है आपने ये? हाँ सर। सर वो थोड़ा यस नीचे सर। बेंड हो जाता है। करेक्ट। तो अब हमसे ये पूछा जाता है इन जनरल सवालों में कि इसके मुकाबले ये कितना ऊपर उठ गया है ना, व्हाट इज द राइज ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड। करेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेनर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। लेट अस से रेडियस इज आर, सिलिंड्रिकल कंटेनर है ये। और अगर मुझसे ये पूछा जाए कि किस पॉइंट पर हम इसके प्रेशर की वैल्यूज अगर चेक करें, तो जैसे इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूं, है ना, तो ये पॉइंट यहां से x दूरी पर है और ये जो बेस लेवल है यहां से y ऊंचाई पर है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जो डेल p बाय डेल एक्स होता है, डेल की जगह dp लिख दो, dp बाय dx होता है, वो होता है आपका रो इंटू ax। और जो dp बाय dy होता है वो होता है रो इंटू जी। ये सभी को मालूम है? यस सर। यस सर। सब जानते हैं कि इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूं तो उसका स्लोप टेन थीटा दैट विल बी dy बाय dx। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू dy बाय dx, जिसको निकालने के लिए हम लिख सकते हैं dp बाय dx अपॉन dp बाय dy। तो दिस विल बिकम ax अपॉन g। ऐसे ही कुछ जी। बनेगा ये। हाँ सर। तो ये तो सभी को मालूम है कि ax कितना होता है आपका g टेन थीटा। करेक्ट? अरे बोलिए। यस सर। यस अच्छा, सर। अब यहाँ पर ax जो है वो आपका अगर g टेन थीटा बनता है, तो सबसे पहले तो ax कितना है वो समझिए। तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन रहेगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। सभी को क्लियर है ये? यस कॉल सर। इट ac। यस सर। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ax विल बी इक्वल टू ac, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस यानी कि x। ये क्लियर है सबको? यस सर। हाँ ठीक सर। है, ये हमारे सामने एक सिचुएशन डेवलप हो गई। और अब यहाँ से अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा देखा जाए तो वो होता है वाई बाय एक्स, है ना। टेन थीटा इज वाई बाय एक्स। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू, या ऐसा करो ना, ज्यादा अच्छा ये रहेगा, टेन थीटा को वाई बाय एक्स मत लिखो, टेन थीटा को डी वाई बाय डी एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है अपन ने। तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। डी वाई क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बाय जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो x आप जानते हो जीरो से लेकर मैक्सिमम रेडियस तक जा सकता है, और y को हम देखें तो जीरो से लेकर इस हाइट तक जा सकता है h तक। तो y को हम जीरो से पहले y ही लिखते हैं और x को हम जीरो से x तक ले जाते हैं। तो एक रिलेशन बन जाएगी, फिर उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते से ही आप देखोगे dy तो बन जाएगा सीधा सीधा y, और ओमेगा स्क्वायर बाय जी एक्स डी एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, लिमिट के साथ। तो y विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी टाइम्स एक्स स्क्वायर।
y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होता है बेटा? पैराबोला। पैराबोला। तो पैराबोला आप देखो तो इसलिए ये जो शेप है वो पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। ये शेप कैसा हो जाएगा? ये पैराबोला है बट चूंकि रोटेट हो रहा है 3D में है तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, पैराबोलाइड ऑफ हाँ सर। हाँ रेवोल्यूशन, सर। ये हम इसका नाम रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब इससे क्या फायदा हो गया मालूम है? y और x का रिलेशन मिल गया, तो अगर मैं x की वैल्यू r डाल दूं उस समय y h के बराबर हो जाएगा। तो एट x इक्वल टू r y इक्वल टू h कह सकते हैं ऐसा? यस सर। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g टाइम्स इंटू आर स्क्वायर। दिस इज Into गोइंग r टू बी द square. हाइट जो आपको निकालनी थी। अभी क्लियर है ये सबको? यस सर। सर तो सिंपल क्वेश्चन है, केवल अप्रोच वही थी, बस आपको ये ध्यान रखना है इस बार जो ax रहेगा उसकी जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स। और प्रेशर की जहां तक बात करेंगे तो आप जानते हो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है, यानी यहाँ प्रेशर कम रहेगा और यहाँ सबसे ज्यादा रहेगा। Am I क्लियर? यस सर। चलो, तो ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स पूरी तरह से कंप्लीट है, हर छोटी बड़ी चीज हमने इसकी देख ली है। एक छोटा सा टॉपिक और है वैसे विच इज कॉल्ड, जिसमें हम चेक करते हैं कि लेवल ऑफ लिक्विड का क्या होगा, तो उसको हम लेकिन थोड़ा एंड में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। कई बार आपने सर। देखे होंगे आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं कि बर्फ को पानी में रखा था, फिर बर्फ पूरी पिघल गई तो पानी के लेवल का क्या होगा, है ना? या फिर हाँ। एक कैंडल बर्न कर रही है एक पर्टिकुलर रेट से, तो पानी का लेवल, पानी में फ्लोट कर रही थी तो पानी के लेवल का क्या होगा, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो अपन एंड में देखेंगे, है ना? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बट वील सी इन दी एंड। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स another important topic which is hydrodynamics. Now what do you mean Sir. by hydrodynamics? वही चीज है, हाइड्रो मतलब वाटर, क्योंकि आइडियल लिक्विड है वाटर है तो हम जनरली हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं हर जगह, और डायनेमिक्स मतलब फ्लोइंग लिक्विड। सो स्टडी ऑफ फ्लोइंग आइडियल फ्लूइड। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या आता है? स्टडी ऑफ फ्लोइंग आइडियल फ्लूइड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोइंग फ्लूइड, इसको समझने के लिए पूरे चैप्टर के लिए सिर्फ दो इक्वेशंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी इसके 99.99% क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ दो इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं और उन्हीं दो इक्वेशन से हो जाते हैं। और वो दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी बर्नौलीज इक्वेशन है या बर्नौलीज प्रिंसिपल है, बर्नौलीज थ्योरम है, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक कोई पाइप लिया इस टाइप का, ठीक है, सम रैंडम शेप्ड पाइप, और इस पाइप के ये दो हिस्से जो हैं इनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली में इस पाइप का कोई बड़ा सा एक सेगमेंट था, ये उसका हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, छोटा सा, बड़े से पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका वेरिएबल रेडियस है अलग अलग जगह। अब इसके अंदर पूरी तरह से लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जब वो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से, तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है? विच फ्लूइड इज आइडियल? इनकम्प्रेसिबल करता हूँ। हाँ, एक तो वो कैसा हो? इनकम्प्रेसिबल हो, और दूसरा वो कैसा हो? नॉन विस्कस हो। सबको क्लियर है ये? कौन सा फ्लूइड आइडियल होता है? इनकम्प्रेसिबल और जो विस्कस ना हो। यस, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड इज आइडियल। तो इस साइड का जो रेडियस है वो हमको दे रखा है, लेट अस कॉल इट आर। ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, वो आप देख सकते हो। एक सेकंड, सही नहीं बना क्या? छोड़ो, कलर चेंज कर लो आप। सही एक साइड का रेडियस ये रहेगा, हालांकि रेडियस से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, बट ठीक है, फिर भी बनाने को बना लो आप भले ही, बट एज सच नॉट नीडेड, छोड़ो,
कोई जरूरत नहीं। अब आप सिर्फ इस चीज को समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने एक इस साइड का जो एरिया है, इस फेस का एरिया, उसका नाम मैंने रख दिया A1, इस फेस का जो एरिया है उसका नाम मैंने रख दिया A2। लिक्विड यहां पर जब ट्रेवल कर रहा था तो इट वाज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ V1, और जब यहां पर ट्रेवल कर रहा था तो इट वाज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट अस से V2। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जाता है इन जनरल कि ये जो V1 V2 है इसकी वैल्यूज क्या होंगी वगैरह वगैरह, और क्या रिलेशन होगा V1 V2 के बीच में। दीज थिंग्स आर जनरली आस्क्ड। वी कॉल इट V1, वी कॉल इट V2। अच्छा, इसके अलावा स्टडी ऑफ फ्लोइंग आइडियल फ्लूइड तो होता ही है हाइड्रोडायनेमिक्स, बट इसके अंदर हम लोग जनरली दो तरह के फ्लोज आते हैं हमारे सामने। एक आता है स्ट्रीमलाइंड फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। हम लोग यहाँ जो डिस्कस करते हैं वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो को करते हैं, ना कि टर्बुलेंट को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइंड फ्लो, किसी को पता है? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में जा रहा नहीं हो। सीधे सीधे ऐसा। नहीं नहीं। आपने कभी टैप नल को ऑपरेट किया है? घर में नल लगे होंगे सबने, वॉश बेसिन वगैरह का हाँ किया है या नहीं? सर। यस सर। तो जब उसको अपन थोड़ा थोड़ा खोलते हैं तो उस दौरान आपने देखा होगा लिक्विड जो है वो बहुत स्मूथली बाहर निकलता हुआ फील होता है, कुछ इस टाइप से कि जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ एक नल हाँ बना हुआ है और पानी जो है वो एकदम स्मूथली इस तरीके से बाहर टपक रहा है। देखा है आपने? यस सर। है ना? तो ये जो फ्लो होता है ना, जैसे मान लो अगर मान लीजिए मैं ऑयल को गिरता हुआ देखता हूँ, तो जब ऑयल गिरता है, हाँ, लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन का दूसरा वर्ड है लेमिनार फ्लो। जैसे ऑयल को जब आप किसी बॉटल में से बाहर निकालते हो, इसको हम लेमिनार भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो। तो जैसे ऑयल को जब हम ड्रॉप कराते हैं पूरे सीसी में से, तो बहुत ही स्मूथ सा वो नीचे की तरफ बाहर निकलता हुआ हमें दिखता है। ऐसे खास तौर पे फ्लो को हम हाँ लोग सर। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। अब ये तो एक लेमन डेफिनेशन हो गई कि मतलब कोई भी एक नॉर्मल बंदा जो है वो कह सकता है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है वो समझिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये रहता है कि अगर मान लीजिए मैं यहां से पानी को फ्लो करा रहा हूं, तो पानी जब इसके अंदर फ्लो करेगा तो एक तो बाहर निकलते वक्त इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्यूब जैसा ही होना चाहिए। तो आप जानते हो जब पानी बाहर निकलता है तो कुछ इस तरीके से स्ट्रीमलाइन फ्लो में बाहर निकलता है, यानी एकदम ऐसा फील होता है जैसे पूरा ट्यूब ही एज इट इज पानी का ट्यूब बना हुआ ऐसे जा रहा है। देख रहे हो? ये रहा ऐसा। तो अब इसकी खासियत क्या है, कैसे इसको पहचाने? तो आप लोग ऐसे समझिए कि अगर मैं किसी भी एक जगह पर, जैसे इस पॉइंट पर मानता हूं कि अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो अगर लिक्विड की वेलोसिटी v रहेगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस पॉइंट से जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे सबकी स्पीड सेम होना चाहिए। यानी एवरी लिक्विड मूविंग थ्रू दिस पॉइंट शुड हैव v वेलोसिटी। अगर उसकी एक ही पॉइंट से अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग आती है, तो ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट बोलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? यस सर। जैसे मान लो यहाँ की वेलोसिटी अगर किसी एक पानी के मॉलिक्यूल की v डैश है, तो यहाँ वाले हर मॉलिक्यूल जो यहाँ से पास करेगा उसकी वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस वी जगह की डैश। वेलोसिटी अगर डैश। मान लीजिए वीई है, तो हर पॉइंट, इस पॉइंट पर जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के निकलेंगे सबकी वेलोसिटी वीई रहना चाहिए। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग a certain point should be same. Clear है? So velocity of all molecules crossing a certain point should be same. This is what we call a streamlined flow or laminar flow. और वहीं पर अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि यही पाइप था, सेम लिक्विड था, बट कई बार आपने देखा होगा पाइप को जब हम दबा देते हैं या फिर टैप को ज्यादा खोल देते हैं तो पानी विग्रसली फ्लो करता है, रैंडमली कहीं भी जा रहा होता है। जैसे ये वाला जो पानी था वो यहाँ नहीं गिरेगा, ये सारा पानी यहीं कहीं गिरेगा। लेकिन ये वाला पानी जो होता है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, इन ऑल डायरेक्शंस। एंड यू नो, कुछ बूंदें यहीं गिर जाएंगी, कुछ यहाँ तक जाएंगी, कुछ दूर तक जाएंगी, कुछ ऐसे। देखा है आपने ये? हाँ सर। ऐसा क्यों हो रहा है?
ड्यू टू वो मॉलिक्यूल्स turbulent की है। वेलोसिटी अलग ड्यू टू अलग है। Velocity डिफरेंट अलग-अलग वेलोसिटीज है। है ना, किसी की इसी पॉइंट पर v1 है, किसी की v2 है, किसी की v3 है, किसी की 0 है, वो यहीं गिर गया। तो अगर एक ही पॉइंट को क्रॉस करने पर अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग रहती है, तो इसका मतलब वो फ्लो कैसा रहेगा आपका? टर्बुलेंट फ्लो। एम आई क्लियर अबाउट दिस थिंग? हाँ सर। सर ऑल? हाँ। यस सर सर। लेकिन वो पाइप में एक छोटा सा होल है और वो होल से पानी निकल रहा है, पर लेकिन बाकी जो पानी की बूंदे मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सीधा पाइप के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या? हाँ, ऑब्वियसली होल की वजह से तो चेंजेस आएंगे ना। अच्छा। समझे? यस सर। चलो अब सुनो। अब यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट माइट हैव और मे हैव सेम वेलोसिटी। मे इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी और कंपलसरी के वेलोसिटी सेम होना ही चाहिए। अलग होना चाहिए, सॉरी, वेलोसिटी इज नॉट कंपलसरी। अब सुनिए। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर आते हैं एक्चुअल में। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हमने क्या देखा कि अगर मैं एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप लेता हूं और उस पाइप के अंदर किसी लिक्विड को फ्लो करवाता हूं, तो इस जगह से जब लिक्विड पास कर रहा है तो वेलोसिटी v1 है और इस जगह से v2 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी यहाँ पर सेम होना चाहिए, क्योंकि लेमिनार फ्लो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, यस सर। है ना? सो हम हाँ लोग मोस्टली लेमिनार फ्लो को ही स्टडी करते हैं। सो फॉर लेमिनार फ्लो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आइडियल लिक्विड है तो कोई भी कंप्रेशन नहीं हो रहा है, यानी जितना लिक्विड यहां से बाहर अंदर आएगा उतना ही यहां से बाहर आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो हम कह हाँ सकते हैं सर। कि वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो should be equal to volume of outflow। अरे बोलिए। यस यस सर। सर। और दूसरे शब्दों में इसी को हम बोलते हैं इनपुट डिस्चार्ज, या ऐसा कह दो लिक्विड डिस्चार्ज। सर V1 इज इक्वल्स टू V2 हो जाएंगे ना? नहीं, ऐसी बकवास वो कर रहे हो। वेलोसिटी है। हाँ ना, कोई तो बात नहीं, पर पहले वो समझो। पहले समझो, इधर ध्यान दो। कैसे होना चाहिए? क्यों क्यों कह रहे हो v1 इक्वल टू v2? कोई लॉजिक? सर वो उसे लेमिनर वॉल्यूम फ्लो है समझ ना? रहा हूँगा सर। अबे तो लेमिनार में यहाँ v और v सेम थे क्या? मैं ये कह रहा हूँ इस क्रॉस सेक्शन में जितने पॉइंट्स हैं उन पर वेलोसिटी सेम होना चाहिए। यहाँ v1 होगी, अच्छा। यहाँ v1 होगी, यहाँ v1 होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ थोड़ी होगी। नहीं यस समझे? सर। समझा समझा। चलो अब सुनो। लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब होता है कितना पानी बाहर निकल रहा है, कितना अंदर आ रहा है, तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये लेमिनार फ्लो के लिए और आइडियल लिक्विड के लिए प्रॉपर्टी है। इसी को दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको हम लोग लिखते हैं dv बाय dt, या फिर वॉल्यूम फ्लक्स भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? वॉल्यूम फ्लक्स। ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि वॉल्यूम फ्लक्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि Q जो डिस्चार्ज है वो होता है dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, यानी कितना लिक्विड का वॉल्यूम बाहर जा रहा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो अगर मैं dv बाई dt को लिखना चाहूं तो dv बाई dt क्या हो जाता है आपका? दिस विल बिकम d बाई dt ऑफ वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू। एरिया इंटू लेंथ कह सकते हैं अपन। अब प्रीवियस केस में अगर हाँ आप ध्यान से देखो तो थोड़े से टाइम में जरा सा लिक्विड जो है वो यहाँ आगे की तरफ बढ़ा होगा, ठीक है? तो लिक्विड जो डिस्टेंस आगे बढ़ा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमने लिख दिया प्यार से dx1। और इस साइड जो लिक्विड है वो बाहर निकला होगा थोड़ा सा,
तो उसका हमने जो लेंथ है वो ले लिया dx2। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। तो अब मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि dv होता है एरिया इनटू डिस्टेंस, तो इस छोटे से रेड हिस्से के वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? एरिया इनटू dx1, और इस हिस्से को बोलेंगे एरिया इनटू dx2। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस तो सर। dv बाई dt का मतलब हो जाएगा एरिया इंटू dx। तो इसका मतलब हो गया एरिया कांस्टेंट है ना, और जो छोटा सा लेंथ था आपका dx, तो इसको हम dx बाई dt लिख सकते हैं। इसको हम dx की जगह चलो x ही लिख दो फिलहाल, क्योंकि 2d आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको सीधा लिख सकते हैं a टाइम्स dx बाई dt। यस सर। व्हाट इज dx बाई dt? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी शुड कम आउट टू बी कांस्टेंट। ये हमारा मेन कंटिन्यूटी का मेन प्रिंसिपल है ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि फॉर एन आइडियल लिक्विड इन लैमिनार फ्लो, Q यानी डिस्चार्ज should be equal to volume flow rate dv by dt. This will come out to be area into velocity and this should come out to be constant. यानी कि अगर मैं कंटिन्यूटी लगाता हूं कोई भी दो पॉइंट्स पर, है ना, तो अगर मान लीजिए मैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करता हूं, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सिंपल सा प्रिंसिपल है बहुत। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमसे क्या कहता है कि फॉर या यूजिंग principle of continuity at 1 and 2, what we'll get, अगर 1 और 2 पे कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लगाते हैं, हम बोल सकते हैं सीधा सीधा a1 इंटू v1 शुड बी इक्वल टू a2 इंटू v2। इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। क्योंकि नो एरिया सर। इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब एरिया कांस्टेंट। इंटू वेलोसिटी पहले पॉइंट पर शुड बी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी दूसरे पॉइंट पर। और ये जो एरिया इंटू वेलोसिटी आपने पहले और दूसरे पॉइंट पर निकाला है, इससे आपको एक आइडिया लग गया कि जो v2 आएगा दैट विल बी ए, या ऐसा कह दो कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं किसी जगह का एरिया कम करता हूं तो उस जगह पर लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ v2 पड़ेगी। ज्यादा होगा सर या वो v1 ज्यादा होगा? V2 ज्यादा होगा। V1। v2 ज्यादा होगा। V2। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, जब इस ट्यूब को घर में गार्डनिंग वगैरह कभी की हो, तो गार्डनिंग करते वक्त आप लोग कभी ट्यूब को जब दबाते हो, तो ट्यूब को दबाने पे आप देखते हो पानी दूर तक जाता है। हाँ सर। हाँ हाँ वाटर पे सर। दबाते हो, क्यों जाता है वो दूर तक? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस वेलोसिटी सेक्शन कम बढ़ती होगा। हाँ, क्योंकि एरिया कम कर रहे हो आप। एरिया जब कम करते हो तो उससे क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज करती है। वेलोसिटी ये बढ़। सबको क्लियर है? यस सर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के दो रूप हैं, या तो a इंटू बी कॉन्स्टेंट लिख दो, या a1 v1 इक्वल टू a2 v2। इट इज वेरी 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 वाइडली यूज्ड इक्वेशन, इसीलिए आई वुड लाइक कि आप लोग गलती से भी इसको भूलें ना, और इसको बिल्कुल याद रख लेना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ऑलमोस्ट हर सवाल में इसको हम यूज करने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग याद रखेंगे इसको। यस ठीक सर। है, चलो। सर इसके वो अलावा, हाँ बोलो। सर वो पिछले स्लाइड में जो दूसरा पाइप था वो लैमिनार फ्लो होगा क्या उसमें? इसमें हाँ ये लैमिनार फ्लो है कि नहीं? नहीं, टर्बुलेंट है ये टर्बुलेंट है। सर हाँ वो फ्लूइड फ्लो किस में आते हैं या हाइड्रोडायनेमिक्स में आता है? हाँ, वो बोतल के ढक्कन के ऊपर छेद करते थे, तो बोतल को दबाते तो वो दूर तक जाता। हाँ ये भी होता था, करेक्ट। बट वो प्रेशर की वजह से हो रहा है बेटा, है ना। हाँ ये बात है कि अगर छेद छोटा करोगे तो दूर तक जाएगा, बड़ा छेद कर दोगे तो वो पास गिरेगा। ये कंटिन्यूटी की बात हो सकती है। बट बाहर जाना वॉज बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। अनुराग मूल्य क्लियर है? चलो ओके।
तो अभी ये बात आई थिंक सबको क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है जो आपको आना चाहिए, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। अगर बर्नौलीज इक्वेशन और कंटिन्यूटी दोनों आती है तो फिर उसके बाद ये बच्चा कोई भी सवाल कर सकता है। तो सेकंड है बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। करेक्ट मोहित। ये भी बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। बर्नौलीज प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने इस टाइप का कोई पाइप लिया है ना, ये देखिए, ऐसा कुछ एक रैंडम सा पाइप लिया है जिसमें एक लेवल उसका जो है वो थोड़ा ऊपर है और दूसरा जो हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ऑब्वियसली इसका एरियाज में भी डिफरेंस है, तो मैंने बोल दिया कि इस साइड का जो एरिया है वो A1 है, यहाँ पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो V1 है, यहाँ का जो एरिया है वो A2 रहेगा और लिक्विड की वेलोसिटी रहेगी V2। साथ ही साथ हमको ये दिया गया है कि ये वाला जो रेफरेंस है हमारा ग्राउंड, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर रेफरेंस। ये देखो ये रेफरेंस हमारा, तो इस रेफरेंस से एक जो लेवल है दैट इज एट अ हाइट h1 और दूसरा जो एंड है इट इज एट अ हाइट ऑफ h2। नाउ रेफरेंस कौन चूज करेगा? आप करोगे। आप इसको भी रेफरेंस ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, जैसा ग्रेविटेशन में करते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में करते थे। इसका हाइट h1 हो गया, इसका h2 हो गया। नाउ बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले तो बाय कंटिन्यूटी आप कह ही सकते हो, बाय इक्वेशन ऑफ continuity A1 V1 should be equal to A2 V2। A2 V2। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये तो खैर सबको अब आ ही गया है। अब आते हैं बर्नौलीज पे। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, है सिंपल ये भी, बट आपको बस एक बार समझना है। Bernoulli's principle is based basically on law of conservation of energy. So Bernoulli's equation is based on law of conservation of energy। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं फ्लोइंग लिक्विड में। तो एनर्जीज इन अ फ्लोइंग फ्लूइड, तो सबसे पहली जो एनर्जी होती है किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में, उसको हमने नाम रखा है बिकॉज ऑफ प्रेशर। एनर्जी जो प्रेशर की वजह से आती है, तो फर्स्ट वन इज प्रेशर एनर्जी। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनफैक्ट वॉल्यूम, करेक्ट। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया ये समझिए जरा। इसको पर यूनिट वॉल्यूम क्यों लिया ये भी आपको समझना होगा। ये वैसे तो जरूरत नहीं है, जेई एडवांस वालों के लिए है मेनली, ये क्यों समझना है वो। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फोर्स होता है ना, वो होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट। अब अगर मैं फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया लिख रहा हूं, तो इससे जो वर्क होगा DW स्मॉल वर्क, वो हो जाएगा FDX, और FDX को अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा सीधा सीधा PADX, और PADX का मतलब होता है एक तरीके से दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल वॉल्यूम। सो जो वर्क होगा DW दैट विल बिकम P इंटू DV। तो अगर मैं यहाँ पर DW बाय DV लिखूं तो एक तरीके से ये एनर्जी का ही फॉर्म है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
बिकॉज वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, तो dw by dv विल सिंपली बी कॉल्ड एज प्रेशर। तो इसीलिए जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे किसी पॉइंट पर, तो इट विल बिहेव एज प्रेशर एनर्जी। समझ रहे हो आप? तो प्रेशर निकालोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ प्रेशर एनर्जी। तो हम लोग अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर P1 बोलते हैं और इस पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर P2 बोलते हैं, तो हम लोग इसको एज अ एनर्जी काउंट करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट एनर्जी कौन सी है? प्रेशर। प्रेशर एनर्जी। उसको पर यूनिट वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं? जिससे ये सिंपली प्रेशर के टर्म्स में आ जाए रिलेशन। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो प्रेशर एनर्जी इज सेम एज प्रेशर। क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। ठीक है। सेकेंड एनर्जी जो होती है बेटा, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब सिर्फ एनर्जी लिखोगे तो गड़बड़ है, क्योंकि अपन ने पिछला पर यूनिट वॉल्यूम लिया है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ भी ले लेंगे, अदरवाइज डायमेंशनली अलग अलग हो जाएगा वो। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब आप लिखोगे, तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम को dv लिख दिया इंटू v स्क्वायर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन dv जो आएगा, दैट विल बी हाफ रो v स्क्वायर। सबको क्लियर है ये? यस हाँ सर। सर। ये हमारी सेकेंड एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आता है? हाफ रो v v स्क्वायर। वेरी गुड। एंड थर्ड एंड लास्ट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस विल कम आउट टू बी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो आप ऐसे समझ लो इसको कि U या du विल बी इक्वल टू mgh, और मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आया ना? तो du by Yes, dv sir. जो बनेगा वो हो जाएगा पोटेंशियल हाँ, एनर्जी sir. पर यूनिट वॉल्यूम, और वो सीधा सीधा रो जी एच आ जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती थी, तो लिक्विड में क्या हो जाएगी? रो जी एच। क्लियर है या नहीं? हाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की क्या होगी? रो du जी by dv। रो जी एच। gh। क्या होगी? रो gh। एच। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की क्या होगी? हाफ हाफ रो v स्क्वायर। और प्रेशर एनर्जी लिक्विड की क्या होगी? सिर्फ प्रेशर। सिर्फ प्रेशर। प्रेशर। क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। तो अब हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल दीज एनर्जी शुड बी समड अप टू कांस्टेंट वैल्यू, यानी हर जगह सेम रहना चाहिए। सो बाय यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन वी से कि ये तीनों एनर्जी का जो समेशन है दैट शुड बी कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑल दीज थ्री शुड सम अप टू कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। इसी को प्यार से बोला जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, और इसी से हम लोग बनाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। सो दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, है ना? एंड इफ वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल फॉर दीज टू पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमको यहाँ दे रखे हैं A1 और 2, सो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन या प्रिंसिपल, सर 2 मिनट। ठीक है, एट 1 and 2 क्या मिलेगा बताओ जरा सोचकर। सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी कितनी थी बेटा? P1। काइनेटिक एनर्जी? हाफ रो हाफ v1 रो वी स्क्वायर। स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी? रो जी एच। रो gh1। देखो रेफरेंस से H1 ऊपर है, रेफरेंस कहीं भी ले लेते, यहाँ लेते रेफरेंस तो H कितना हो जाता? 0। 0। गुड। इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी P2, P2। काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ रो v2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच 2। रो gh2। सॉरी, इसी को कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। क्लियर है ये सबको? यस सर। यस कोई भी सर। दो पॉइंट्स पर आप बर्नौलीज इक्वेशन को लगा सकते हो, यू शुड नो इट वेरी वेल कि उसको अप्लाई कैसे करना है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, है ना? यू शुड बी नोइंग दीज इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी सवाल आप करना चाहो इन दो इक्वेशन से इजीली हो जाता है, एक बर्नौलीज इक्वेशन और दूसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एक काम करिए,
जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए फटाफट। पेज 1, 2, 3, 4, 5। फिर से लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। बस ये याद रखना वो फ्लूइड लेमिनार फ्लो में होना चाहिए और आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, विस्कस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज अपन इतना ही रखेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ यही चीज बतानी है आज। कल हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। हाँ, इसके एप्लीकेशंस है मेन कल, तो इसको नोट्स बना लेना और रिवाइज कर लेना। कल मिलते हैं। बाय एवरीवन। बाय हाय सर। सर। बाय बच्चों, इसके नोट्स बना लेना याद से। हाँ यस सर। सर। बाय बाय।